वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 17 जून 2020 है, दिन है वेंसडे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे ब्रूस ली के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। द लेस एफर्ट द फास्टर एंड मोर पावरफुल यू विल बी। ये नेगेटिव नहीं, एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेस एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी है, मेहनत नहीं करेंगे तो फास्ट हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। नो, इतनी मेहनत कीजिए किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, खाना बनाना हो, वट एवर इट इज़। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें इतने एफर्ट्स दीजिए कि वो चीज़ आप इतनी बार रिपीट करें, हर रोज़ करें, वो आपकी एक हैबिट बन जाए, आपका सेकंड नेचर बन जाए, कि वो एक ऑटोमेटिक चीज़ बन जाए। जब वो चीज़ ऑटोमेटिक बन जाएगी तब आप उस पर्टिकुलर चीज़ में फास्ट भी हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ में पावरफुल भी बन जाएंगे, और आपको एफर्ट्स भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह उठकर ब्रश करना, बाथिंग, नोटिफिकेशंस जब हम चेक करते हैं, इज़ इट विदाउट कॉन्शियसनेस, विदाउट कोई एफर्ट के, क्योंकि हमने इतनी बार उस चीज़ को किया है कि वो ऑटोमेटिक चीज़ हमारे लिए ऑटोमेटिक बन चुकी है। राइट, तो सोचिएगा इस चीज़ के बारे में, ब्रूस ली के इस कोट के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचें। इसी के साथ स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ख़ास तौर से बनाया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 20 जून 2020 तक ये ऑफर भी अवेलेबल है। इट्स अबाउट EMI। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय फेसबुक पेज, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारे टेबल के ऊपर है टोटल 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फिर न्यूज़ आइटम्स को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स की बात करें तो रूरल इंडिया और यहाँ पर कोरोना वायरस धीरे धीरे स्प्रेड होते जा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्लोज्ड अगेन, ये चेन्नई के ऊपर लिखा गया एक एडिटोरियल है, ऑफ गॉड्स एंड गवर्नमेंट्स। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फोर्स मेजर के बारे में, फॉर बेटर कंडीशंस ऑफ वर्कर। यहाँ पर कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में MP लेड्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और उसके बाद न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स कहाँ पर हैं? हमारे देश की बात करें या फिर दुनिया के दूसरे देशों में भी आप देखेंगे तो हॉटस्पॉट्स हैं अर्बन एरिया में। हमारे देश में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ हैं, हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, और इन सिटीज़ में जीना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस आउटब्रेक। यहाँ की जो मेडिकल सर्विसेज हैं, यहाँ की हॉस्पिटल्स, जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वो नियरली फुल हो चुकी हैं। ज़्यादा कैपेसिटी हम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर वेव या फिर एक बड़ा आउटब्रेक हुआ इन बड़े सेंटर्स में, तो हमारी मेडिकल सर्विसेज, जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो लिटरली फेल हो जाएगी। वो हैंडल ही नहीं कर पाएगी इतने ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस को। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें समझनी है, और ये एक इंटरेस्टिंग के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी वार्निंग भी है हमारे देश के लिए, कि हमारे देश की 65% पॉपुलेशन आज भी रूरल एरिया में है। अब रूरल एरिया में हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं वहाँ पर डॉक्टर्स ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं वहाँ पर, मीन्स फॉरगेट अबाउट वन विलेज, 10, 15, 20 गाँव में भी आपको एक डॉक्टर ना मिले, ऐसी सिचुएशन भी आपको हमारे देश में देखने को मिलती है। हम सब इस चीज़ के बारे में जानते भी हैं। कुछ एरियाज़ में हैं, कुछ एरियाज़ में नहीं हैं। हमारे देश में कोरोना वायरस का केस जो है वो कहाँ से आया? हमारे देश में स्टार्टिंग किसी भी देश में जो है वो इम्पोर्टाइजेशन, यानी कि बाहर से किसी को कोई रहता था चाइना में, चाइना से कोई व्यक्ति जो है वो केरला में आया, तो वहाँ से सबसे पहला केस हमें देखने को मिला। सेम थिंग गोज़ विद साउथ कोरिया, सेम थिंग गोज़ विद USA। सभी की स्टोरी जो है वो इसी प्रकार की है। तो कोरोना वायरस के स्टार्टिंग में जो केसेस हैं वो बड़े शहरों में इंपोर्ट हुए फ्रॉम इंटरनेशनल सिटीज़। अब चीज़ें ये हो रही हैं कि लॉकडाउन खोल दिया गया है। अब अर्बन टू रूरल माइग्रेशन जो है, या फिर अगर आप अर्बन टू रूरल एरिया में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद से बहुत सारे लोग गुजरात के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, अलग अलग गाँव में जा रहे हैं, और गुजरात के अलग अलग गाँव में, छोटे टाउन्स में कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो धीरे धीरे हमें देखने को मिले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था
कि गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, आपने इसके बारे में सुना होगा, रिलायंस वहाँ पर है। तो जामनगर जो है थरोली लॉकडाउन जब तक रहा तब जामनगर में एक भी केस नहीं था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स किया गया, जामनगर में कुछ 34 जितने केसेस जो हैं वो देखने को मिले थे। तो दिस इज जस्ट अ स्टोरी, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट गुजरात, पूरे देश की यही सिचुएशन होने वाली है। और एक चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि रूरल एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है और अर्बन एरिया की मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो भी नियरली फुल हो चुकी हैं। तो इसका कोई क्या हमारे पास रास्ता है, क्या कोई इसका तरीका है? तरीका बस यही है कि हमें अभी से ही अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, टाउन एरिया में हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया है इकोनॉमी को बचाने के लिए, लाइवलीहुड को बचाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन खोलने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है, राइट। हमें चौकन्ना रहना होगा, हमें विजिलेंट रहना होगा। दुखद बात यह है कि अर्बन एरिया में जो वेव है कोरोना वायरस की, ये पीक तक अभी नहीं पहुंची है। पीक यानी कि जो अपनी एक टॉप पॉइंट है वहां तक अभी भी नहीं पहुंचे हैं। हम कहीं पर समवेयर अराउंड हम यहाँ पर हैं। और दुखद बात यह है कि रूरल एरिया में इसकी स्टार्टिंग जो है वो हो चुकी है। और रूरल एरिया यानी कि हमारी 65% पॉपुलेशन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हर कोई मास्क जो है वो पहने। दुखद बात यह है कि आज भी गांव के एरिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मास्क नहीं पहनते। वो वहाँ पर मंदिर जो हैं गांव के वो खुल चुके हैं, इतना ज़्यादा कोई विजिलेंस नहीं है। स्टार्टिंग में था, लेकिन अभी लोग जो हैं वो आपको चौराहे पर बैठे मिलेंगे, वहाँ पर विजुअल्स जो आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली आज भी बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। बिहेवियर इन द सेंस के मास्क पहने बिना बाहर नहीं निकलना है। लोग जो हैं वो हैंड शेक भी करने लगे हैं, राइट। स्टार्टिंग में नहीं करते थे, नमस्ते करते थे, लेकिन अब लोग हैंड शेक भी करने लगे हैं। तो ये बिहेवियरल चेंज जो है वो एक लंबे टाइम तक हमें अडॉप्ट करना होगा कि हम मास्क पहने, चाहे आप एक हैंकरचीफ ही क्यों ना यूज़ करें, चाहे दुपट्टा या फिर जो भी है वो यूज़ क्यों ना करें, बट मेक श्योर कि कोई कॉटन का क्लॉथ जो है वो आप पहने जिससे आपका नोज़ और आपका माउथ जो है वो कवर हो। और स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, किसी से हाथ नहीं मिलाना है खाने पीने से पहले। और अगर आपको आँख में अगर इचिंग फील हो रही है, देन एज वेल मेक श्योर कि आप अपने हाथ जो है वो तो है उसके बिना आपकी आँख, नोज़ को, माउथ को टच ना करें। तो लोगों को हमें इसके बारे में अवेयर और एजुकेट करना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। कुछ दिनों पहले हम डिस्कस कर रहे थे इज़न्ट इट कि कैसे मास्क से ही, हांगकांग ने मास्क से ही एक हद तक लोगों मीन्स इस कोरोना वायरस को कंट्रोल का, बेग पार्डन, इट वाज अबाउट सिंगापुर, कि मास्क जो हैं, एंड सेम थिंग गोज विद साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने ही मास्क का इस्तेमाल और हाइजीन के इस्तेमाल से ही कोरोना वायरस को कंट्रोल में किया है। लॉकडाउन जो है वो स्टार्टिंग में लग रहा था, मीन्स ऑफ कोर्स लॉकडाउन के भी फ़ायदे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन यूजलेस है, लेकिन लॉकडाउन के भी फ़ायदे हैं। लेकिन अब हम लॉकडाउन जो है उसमें नहीं बढ़ सकते। मीन्स लॉकडाउन इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम ये एटिकेट्स को फॉलो करें। फिर सिस्टमेटिक अप्रोच हमारे पास होना चाहिए, राइट, कि कैसे हम केसेस को हैंडल करेंगे। कैपेसिटी को बिल्डअप करना जो है वो कंटिन्यूसली हमें करना होगा। अर्बन और रूरल जो एक रेड जोन से ग्रीन जोन में लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ के ऊपर एक प्रतिबंध लगाना चाहिए हमें। और ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए, गांव तक टेस्टिंग किट्स जो हैं वो पहुंचाई जाए। और इसी के साथ जो कोरोना वायरस कोविड-19 हॉस्पिटल्स हैं उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करना। इसी के साथ साथ जो दूसरी हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड-19 को कैटर नहीं करती हैं, दूसरे डिजीज़ को कैटर कर रही है, तो उनको भी सपोर्ट करना, उनको भी प्रोटेक्ट करना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जिनको माइल्ड केसेस हैं, मॉडरेट केसेस हैं, सिम्टोमेटिक हैं, तो उनको होम आइसोलेशन में रखा जाए। कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उनको मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे स्टेप्स जो हैं वो सरकार को उठाने पड़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, यहाँ पर बात की जा रही है चेन्नई की। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे अर्बन सेंटर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी नियरली फुल हो चुकी है। तो तमिलनाडु सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि 19 जून यानी कि आज 17 है, 2 दिन के बाद 12 दिनों के लिए तमिलनाडु का ये जो चेन्नई है, चेन्नई और उसके नज़दीक के कुछ इलाके हैं, तो इनमें कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा।
अब ये लॉकडाउन से कितना फ़ायदा होगा, वी आर स्टिल नॉट श्योर, क्योंकि लॉकडाउन जो है एक लंबे टाइम तक हमने हमारे पूरे देश ने रखा है, और लॉकडाउन जब भी आप खोलेंगे तो केसेस जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो मास्क और एटिकेट ही इसका एक, जो मास्क एटिकेट है, हाइजीन एटिकेट्स हैं, यही इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है। मोर्टालिटी रेट चेन्नई में काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और लोगों को हेल्थी बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए हमें नज ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा कि लोग जो हैं वहाँ मीन्स हर कोई मास्क पहनेगा और एक व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा तो दैट उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही ऑड फील होगा। फिर आप सीसीटीवी की मदद लीजिए, लोगों को पार्टनर बनाइए कि अगर कोई रास्ते पर थूक रहा है तो कोई अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो अगर निकालता है और फिर ये अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करता है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को फ़ाइन हो सकता है। अब उनको ट्रेस करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन अगर लोगों को पार्टनर बनाया जाए तो चीज़ें जो हैं उसमें एक बदलाव हम डेफिनेटली ला सकते हैं। द नेशनल एक्सपीरियंस विद लॉकडाउन मेक्स इट क्लियर दैट इट इज़ अ ब्लंट वेपन यूजफुल ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड एंड टू सपोर्ट अ क्लियर प्लान ऑफ एक्शन। लॉकडाउन टेम्पररली ओके हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लॉकडाउन नहीं है। तमिलनाडु की सरकार जो है वो 1,000 रुपये का एक राशन भी प्रोवाइड करेगी राशन कार्ड होल्डर्स और डिसेबल्ड व्यक्ति को। ई कॉमर्स को कुछ चीज़ें जो कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर ई कॉमर्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर कर पाएगी, तो ऐसी कुछ इस प्रकार की लिबर्टी दी गई है। ऑटोमेटिव सेक्टर जो है वो काफ़ी ऑल ऑफ द सडन मीन सरप्राइज उनके लिए हो गई, क्योंकि ये पूरी सप्लाई चेन जो है वो उनकी डिसरप्ट हो जाएगी। चाइना में चेन्नई में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं। आई थिंक रॉयल एनफील्ड जो हैं मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी, तो उनका प्लांट भी चेन्नई में ही है। तो उनके अलग अलग सप्लायर्स जो हैं वो अब उनको प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। ऐसे तो बहुत सारे, तमिलनाडु जो है वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, और चेन्नई जो है उसके इर्द गिर्द और चेन्नई में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये डिसीजन से फिर से यहाँ की इकोनॉमी और सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मूविंग ऑन टू, सिर्फ यहाँ की नहीं देश की भी, मूविंग ऑन टू ऑफ गुड्स एंड गवर्नमेंट्स, दिस वन इज़ अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, और ख़ास करके फोर्स मेजर के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। फोर्स मेजर का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, नेचुरल इवेंट्स, जैसे कि कहीं पर भूकंप आ गया, भूकंप आने की वजह से चीज़ें जो हैं वो बर्बाद हो गई। तो फोर्स मेजर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजर होता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो गई है जो हमारे आपके किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, तो उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप तोड़ सकते हैं, जो एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, इज़न्ट इट? तो ये एक प्रकार से हर एक कॉन्ट्रैक्ट में हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। ओके, तो कोविड-19 पेंडेमिक इज अनलिशिंग ए फ्लरी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगे और नज़र आने लगे हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, आई एम जस्ट गिविंग यू प्रैक्टिकल, मेरा खुद का एक ऑब्जर्वेशन है, राइट? एक फ्रेंड के फ्रेंड थे, तो एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और बताया कि उनके फ्रेंड जो हैं उन्होंने रेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी ऑफिस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो ली थी। उसका रेंट कुछ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ था, और उन्होंने डिपॉजिट के तौर पर 3 लाख रुपए दिए थे जब उन्होंने इस प्रॉपर्टी को रेंट पर रखा था तब। अब कोविड-19 का जो पूरा टाइम था, तो इस टाइम पर उन्होंने रेंट पे करने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें की, राइट? बिजनेस जो है, इनकमिंग मनी वॉज नियरली ज़ीरो। लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं वो वापस पैसे देने के लिए, जो डिपॉजिट है वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। ये तो मैंने प्रैक्टिकली सुना, राइट? ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको 2020 तक या फिर जून 2020 तक आपको जो की है उस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल की, फ्लैट की, वो देने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं दे पाएंगे, उनको और ज़्यादा वक्त चाहिए। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, एंटरटेनमेंट बिजनेस है, रिटेल, इंश्योरेंस, हर एक बिजनेस में आपको किसी ना किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इश्यूज देखने को मिलेंगे। Consequently, they have refused the promised employment and suspended supplies of goods or services, triggering legal claims of compensation from the counterparties. बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को मीन्स फोर्स मेजोरे के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको
तोड़ रहे हैं तो लीगल क्लेम्स भी काफ़ी बढ़ जाएंगे, कोर्ट्स के ऊपर भी काफ़ी इसका प्रेशर होगा। मैनी पार्टीज हैव इन्वोक्ड कोविड-19 एज फोर्स मेजर। बहुत सारे लोगों ने कोविड-19 को फोर्स मेजर कहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो कोविड-19 फोर्स मेजर नहीं है, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन जो है वो गवर्नमेंट क्रिएटेड चीज़ है, और फ्लड है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, एक्सेट्रा जो है ये एक्ट ऑफ गॉड जिसको हम कहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में या फिर ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में कैच ऑल फ्रेज होता है। फ्रेज ये होता है कि एक लाइन ऐसी होती है कि इवेंट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द वन लिस्टेड हियर इन, कि साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो कवर की जाती है। और उसी के साथ साथ एक कैच ऑल फ्रेज होता है। कैच ऑल फ्रेज जो है वो जनरली सारी चीज़ों को या फिर एक हद तक बहुत सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर लेगा। तो ऐसा कैच ऑल फ्रेज होता है कि इवेंट्स इंक्लूडिंग बट नॉट मेंशन, के इवेंट्स ऐसे कुछ इवेंट्स जो यहाँ पर ऊपर लिखे नहीं गए हैं लेकिन ऐसे इवेंट्स भी। तो अब होगा ये कि बहुत सारे लोग जो हैं ये कोविड-19 के नाम पर, लॉकडाउन के नाम पर गलत तरीके से फोर्स मेजर का इस्तेमाल करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री का केस था, तो स्टील इंडस्ट्री, फिर डिस्कॉम का केस है, ओयो जो हैं होटल्स, तो उनके ऊपर भी है कि ओयो ने कुछ अपने क्लाइंट होटल्स जो हैं उनको पेमेंट देने से मना कर दिया। द थिंग इज वो अब अनप्रॉफिटेबल हो चुके हैं, या फिर अनप्रॉफिटेबिलिटी की वजह से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐसे वायोलेट नहीं कर सकते। एयरलाइंस की बात करें तो एयरलाइंस जो हैं उन्होंने क्या किया, दिस इज़ अगेन ये बहुत ही गलत चीज़ है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही गलत चीज़ है कि आपने किसी मीन्स लोगों ने टिकट्स बुक करवाई थी, अब ये लॉकडाउन की वजह से टिकट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई, मीन्स वो फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई, फ़्लाइट के ऊपर बैन लगाया गया था। तो अब आप रिफ़ंड दे दीजिए लोगों को, आपने फ़्लाइट कैंसिल की है, गवर्नमेंट का आदेश था, ये जो भी पैसे हैं लोगों को वापस दे दीजिए। एयरलाइंस ने क्या कहा, इन्होंने ये क्रेडिट शेल्स में कन्वर्ट कर दिया कि रिफ़ंड नहीं देंगे, आपको क्रेडिट शेल्स देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें, एक बार पैसे आपके हाथ में आ गए देन यू आर नॉट गिविंग इट। फिर ओयो ने जो डिसीजन लिया कि क्लाइंट होटल्स जो हैं उनको पेमेंट वो नहीं करेंगे। डिस्कॉम्स के भी इसी प्रकार के कुछ केसेस हमें देखने को मिले थे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो फोर्स मेजर के नाम पर इसका अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसके ऊपर जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, उनको एक स्टैंड लेना होगा। और एक 1967 का केस भी है, नईहाती ज्यूट मिल्स लिमिटेड वर्सेस हियाली राम जगन्नाथ। तो इसमें ये बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है, आपके जो भी बिजनेस का डिसीजन आपने लिया उसकी वजह से आप इकोनॉमिकली या फिर प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको वायोलेट कर देंगे, कि आपने कुछ बिजनेस में कुछ घाटा हुआ आपका और फिर आप बता देंगे कि हमारा तो नुकसान हो गया। तो ये इसके लिए फोर्स मेजर नहीं है, फोर्स मेजर है नेचुरल चीज़ों के लिए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका कोई क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस अगर होंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, एक एनवायरनमेंट कोर्ट्स को, रेगुलेटर्स को क्रिएट करना होगा कि सबसे पहले केस नहीं, सबसे पहले नेगोशिएशंस और मीडिएशन हो। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो नेगोशिएशंस और मीडिएशन लेवल पर सॉल्व हो जाएगी। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सॉल्व नहीं हो सकती तो फिर उसको नेक्स्ट लेवल यानी कि कोर्ट के लेवल तक सॉल्व किया, या फिर कोर्ट के लेवल में उसको, कोर्ट के दायरे में उसको लाया जा सकता है और उसके बाद इसके ऊपर फॉर्मल जो भी एक कार्यवाही है वो की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यही शायद एक बेस्ट ऑप्शन है हम सब के पास, और सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, हर एक सोसाइटी में ये फोर्स मेजर जो है वो हर एक इकोनॉमी में हमें देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, नेगोशिएशंस और मीडिएशन। अगर वो फेल होते हैं तो उसके बाद कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, फॉर बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है राइटर का। वो कहते हैं कि बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो सिटी एरिया में प्लम्बर का काम करते थे, कुक का काम करते थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते थे, टेलर का काम करते थे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम वो करते रहते थे, वहाँ पर जॉब करते थे, राइट। अब वो वापस आ चुके हैं, तो अब उनको क्या करना चाहिए? क्या एमजी नरेगा में जॉब करके उनको सारी चीज़ें, उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? क्या लॉन्ग टर्म तक उनके प्रॉब्लम्स एमजी नरेगा से सॉल्व हो जाएंगे? नो। यहाँ पर ऑप्शन ये बताया है कि यहाँ पर कोऑपरेटिव्स की स्थापना की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार के कुछ ऐसे टेलर्स जो हैं, दर्जी जो हैं, वो वापस गए हैं
अपने गांव पे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी खोले कि वहाँ पर गांव में बैठे बैठे वो जो भी कपड़ा सिलवाना है, जो बड़ी कंपनीज हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो उनको मिलने लगेगा। फिर एज ए कोऑपरेटिव, एज ए यूनिट जब वो नेगोशिएट करते हैं तो बीच में कोई मिडिल पर्सन भी नहीं होता है, डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ वो डायरेक्टली डील कर सकते हैं, तो पैसे भी उनको ज़्यादा मिलेंगे। दुखद बात यह है कि जब ऐसी कोऑपरेटिव्स नहीं होती, हमारे देश की ही बात करें तो बीड़ी बनाने वाली जो महिलाएं हैं, इस आर्टिकल को आप पूरा पूरा पढ़ेंगे तो उसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है कि यू वोंट बिलीव दिस थिंग कि जो मिडल मैन है, वो जो बीड़ी बनाने का जो धागा होता है, जो पत्ते हैं, टोबैको है, ये सारी चीज़ें महिलाओं को दी जाती हैं और फिर महिलाएं जो हैं वो बीड़ी बनाकर उनको देती हैं, लेकिन पेमेंट पता है आपको कब मिलेगा उनको? अगर वो उनके साथ सेक्स करने से मना करेंगे तो महिलाओं को पेमेंट नहीं देंगे। कैन यू बिलीव दिस थिंग? ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में, और ऐसी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कोऑपरेटिव्स इन जगहों पर नहीं है। अगर कोऑपरेटिव्स बनाए जाएं, अमूल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, कोऑपरेटिव्स जब बनाए जाए तो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इज़न्ट इट, जिसको हम कहते हैं सहकारी मंडली। तो ये सहकारी मंडलियां जो हैं वो कैसे काम करती है कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिडल मैन चला जाएगा, राइट, बीच में कोई नहीं होगा, डायरेक्टली वो एज ए पार्टी बड़े ऑर्डर्स जो हैं उसको ले सकते हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, सर्विस में भी ये किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो कैटरिंग का बिजनेस है, अभी कैटरिंग का बिजनेस हमारे देश में काफ़ी एक्सपांड हो गया है कि शादी होती है, कोई ऐसा त्यौहार होता है, कोई भी ऐसे ही फेस्टिवल एक्सेट्रा वट एवर इट इज़, राइट, कोई खाने पीने का आपने पार्टी दी है, बड़ी पार्टी है, तो आप कैटरिंग वालों को बुला लेंगे। तो कैटरिंग सर्विसेज में ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं सीजनल है, मैरिज सीज़न की बात करें तो गांव में रहने वाले जो लड़के लड़की हैं वो एज ए कैटरर कुछ टाइम के लिए अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते हैं, मीन्स ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप में वो जुड़ जाते हैं और फिर वो जब तक मैरिज की सीज़न है, अलग अलग मैरिज अलग अलग जगहों पर वो कैटर करते रहते हैं, फिर गांव वापस चले जाते हैं। तो एज ए सॉर्ट ऑफ सर्विस डिलीवरिंग कोऑपरेटिव्स, वही अपनी एक कोऑपरेटिव बना ले, तो फिर जो मेन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका एक जो बहुत बड़ा चंक पैसे जो वो लेकर चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इज़न्ट इट, तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे उनको। तो ऐसी बहुत सारी सर्विस कोऑपरेटिव्स भी हम खोल सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मेन काम ही यही है कि कोऑपरेटिव्स को और से ज़्यादा प्रमोट करें। तो दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। एमजी नरेगा टाइम बिंग के लिए आपको जॉब्स दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जो है वो कोऑपरेटिव से होगा, तरक्की जो है वो गांव की कोऑपरेटिव से हो सकती है। और कुछ काम ऐसा है जो सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोऑपरेटिव्स को मदद करने के लिए भी एमजी नरेगा के कुछ एमजी नरेगा का इस्तेमाल किया जा सकता है, कि कोऑपरेटिव्स में कुछ लोगों को जॉब देने के लिए भी एमजी नरेगा का इस्तेमाल, तो ये एक चीज़ है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि द रीज़न आई एम सेइंग, लेट मी, आई थिंक मैंने थोड़ी ज़्यादा लाइट इसके ऊपर नहीं डाली। एमजी नरेगा जो लोकल कंस्ट्रक्शन है आपका, वो कंस्ट्रक्शन अभी फ़िलहाल बिकॉज मॉनसून सीज़न की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, तो उस टाइम पर ऐसे ही सैलरी देने से अच्छा है कि आप एमजी नरेगा के वर्कर जो हैं उनको जो भी छोटा बड़ा काम कोऑपरेटिव में मिल जाए, तो उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। दिस इज़ द मेन पॉइंट हियर, तो अब समझ में आ गया होगा। ओके, इन डिफेंस ऑफ एमपी लैड्स, एमपी लैड्स एक स्कीम है, ऑफ कोर्स इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी। एमपी लैड्स का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट, मैंने यहाँ पर कहीं पर लिखा भी था, हियर वी गो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज़ एमपी लैड्स। एमपी लैड्स को सस्पेंड कर दिया गया था। सुभाष कश्यप एक बहुत बड़ा नाम है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर पार्लियामेंट, ऐसी किताबें भी उन्होंने लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं सुभाष कश्यप। एनीवे, तो उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट जो है ये एक मल्टी फंक्शन बॉडी है,
political or financial control, supervision of administration, elicitation and dissemination of information of the government of the day, grievance ventilation, नेशनल इंटीग्रेशन, लेजिस्लेटिव। तो पार्लियामेंट का कोई एक रोल नहीं है, पार्लियामेंट का मल्टीपर्पस मल्टी फंक्शनल रोल है। इसी प्रकार से कोई एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका भी एक सिर्फ ऐसा काम नहीं है कि वो लॉज बनाने के लिए और वोट देने के लिए जाए, उनका भी पार्लियामेंट की तरह मल्टी फंक्शन रोल है। एक एमपी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ों की खामी है वहाँ पर, राइट, डेवलपमेंट के क्या इश्यूज़ हैं, वेलफेयर के क्या इश्यूज, सारी चीज़ें एमपी को पता होती हैं। भले ही हमें लगे कि हमारे एमपी को पता हो या ना हो, लेकिन एमपी को सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ वो जुड़े हुए होते हैं और बहुत सारी उनकी ऑफिस और सारी चीज़ें हैं, राइट, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बताया गया है कि एमपी लेड स्कीम जो है उसको सस्पेंड करना, यानी कि 2 सालों के लिए इसको सस्पेंड किया गया था। हर साल कुछ 5 करोड़ रुपए जो हैं वो एमपी को मिलते हैं पार्लियामेंट की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से, और इन पैसों का उपयोग जो है वो एमपी लेड स्कीम के तहत वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको जो ठीक लगे उसमें वो कर सकते हैं। ये एक स्वतंत्रता उनको दी गई थी एमपी लेड स्कीम में। एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि ये एमपी लेड स्कीम जो है इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल, राइटर ये बता रहे हैं कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एमपी लेड जो है, एमपी जो है उनका वाइटल रोल होता है एमपी लेड्स में, और एक बार सिलेक्शन हो गया किसी भी माइक्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, अगर सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद एमपी का रोल ख़त्म हो जाता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, तो करप्शन होने के चांसेस ना के बराबर हैं। द थिंग इज़ आई डोंट एग्री विद द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल, क्योंकि करप्शन जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पैसे बीच में से खा गए आप पैसे तभी करप्शन हुआ। बहुत चीज़ें मीन्स किस प्रकार से चीज़ें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करती है। क्या आपको लगता है सारे एमपीज और एमएलएज ऐसे स्कीम के पैसे ही खा जाते हैं? नो, वो अब बहुत पुरानी टेक्निक हो गई। अब क्या होता है पता है, लंबे टाइम से ये चीज़ हो रही है कि मान लीजिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कि एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोड या फिर पानी की फैसिलिटीज़, लेट्स से वाटर की फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है, तो उसके लिए ये 5 करोड़ रुपए वो खर्च भी करेंगे, ऐसा नहीं है खर्च करेंगे, लेकिन ये पानी के पाइप को सप्लाई करना, पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके पास होगा? उनके ही रिलेटिव्स, उनकी ही कंपनी के पास, या फिर उनके रिलेटिव के पास होगा, तो उनका कोई शेयर होगा प्रॉफिट में। तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि, तो ये एक प्रकार से एक ऐसी लाइन है जिसको आप करप्शन भी कह सकते हैं, नेपोटिज्म कह सकते हैं, इट ऑल मीन्स, लेकिन ये चीज़ है। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो दैट आई डोंट एग्री विद दैट थिंग। अगर आप एग्री करना चाहते हैं तो एग्री कर सकते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, राइट डियर स्टूडेंट्स। आप खुद अपने लॉजिक और कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। एमपी लेड्स हैज़ बीन एन एंटीडोट टू फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म जो है ये भी ये जो एमपी लेड्स है इसकी वजह से फिर देखने को मिला है। एनीवे, एमपी लेड्स जो है वो उसमें 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 20 लाख रुपीस जो हैं वो हर साल जो दिव्यांग हैं उनके लिए रखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चली जाएगी बिकॉज ऑफ रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ एमपी लेड्स फॉर 2 ईयर्स। केरला का एग्जांपल दिया है कि केरला में एमएलएज को 2012 में केरला की असेंबली ने एक लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एसेट डेवलपमेंट फंड, तो इसमें भी 5 करोड़ रुपए जो हैं वो एमएलएज को दिए जाते हैं और इसका इस्तेमाल वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करेंगे। इसको बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए कर दिया है। तो एक तरफ एमपी जो हैं उनको अब कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि एमपी लेड्स को सस्पेंड किया है। केरला जैसे स्टेट में एक एमएलए को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो एमएलए वर्सेस एमपी और एमएलए के बीच में एमएलए जो हैं उनकी इमेज ज़्यादा, उनकी प्रेस्टीज बढ़ेगी और एमपी की प्रेस्टीज जो है वो कम हो जाएगी। ये एक आर्गूमेंट दी है, ऐसा हो सकता है, राइट, ये भी चीज़ है। और एमपी लेड्स पूरी की पूरी ख़राब नहीं है, ये कस्टमाइजेशन का भी एक चांस देती है एमपी लेड्स। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके, लेकिन 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स भी इसके हैं। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीएम्स के साथ बात की और पॉइंट्स बताया कि धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो बैक टू ट्रैक हमें देखने को मिल रही है। हमें लोगों की जान और उनकी जो इनकम है, लाइवलीहुड है, रोज़ी रोटी, इनको भी बचाना है। प्राइम मिनिस्टर आज 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जब भी इस फेज़ के बारे में बात होगी, भारत की कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई थी उसके बारे में बात होगी, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि सेंटर और स्टेट्स ने मिलकर इस पेंडेमिक के सामने लड़ाई लड़ी।
उन्होंने ये भी बताया कि हमें 2 गज़ की दूरी जो है उसको मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग जो है एटिकेट्स को फॉलो करना है, और कंट्री का जो रिकवरी रेट है ये 50% से ज़्यादा हो चुका है। खारिफ का सोइंग एरिया भी काफ़ी अच्छा हुआ है। डिजिटल पेमेंट के माध्यम से रिटेल सेक्टर ने नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं। इंडिया चाइना के बारे में बात करें तो दोनों के बीच में जो इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को लेकर जो इंडियन आर्मी ने यह बताया है कि भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी जो है उसको उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की रक्षा करने के लिए आर्मी कैपेबल हैं। दुखद बात है कि हमारे 17 जितने जवान जो हैं वो इंजर्ड हो गए, और चाइना के भी जवान इंजर्ड हुए हैं, हमारे जवान इंजर्ड हुए हैं, और 20 जितने जवान जो हैं वो बैटल कैजुअल्टी आप उसको कह सकते हैं, राइट। ऑफिशियल टर्म जो है वो बैटल कैजुअल्टी है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि वो शहीद हो गए। शहीद शब्द के बारे में आर्मी ने ही ये बताया था कि शहीद इज़ नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि शहीद, मार्टर, ये शब्द जो हैं वो टेक्निकली स्पीकिंग किसी रिलीजियस कॉज की वजह से आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल डिफेंस फोर्स के बारे में। तो डिफेंस फोर्स जो है उनके वो राइट शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो हैं बैटल कैजुअल्टी। मूविंग ऑन टू कर्नल बिकुमला संतोष बाबू, शहीद हो गए कर्नल साहब, और ये जो 16th बटालियन है बिहार रेजिमेंट की, तो जो स्टैंड ऑफ हुआ तो उसमें शहीद हुए हैं। उनके पत्नी हैं, उनके एक 4 साल के बेटे हैं, और एक 9 साल की उनकी एक बेटी भी है। उनकी माताजी जो हैं उन्होंने मीन्स कहा कि उनका जीवन जो है पूरा, वो उनके अकेले एक संतान थे और उनका जीवन जो है वो बर्बाद हो गया है, लेकिन उसी के साथ साथ उनको एक तरफ गर्व भी फील हो रहा है कि उनका बेटा जो है वो देश के लिए अपनी प्राण की आहुति दी उन्होंने। वायोलेंट फेस ऑफ हुआ, जिसके बारे में हम जानते हैं 15 जून को ये वायोलेंट फेस ऑफ हुआ चाइना और इंडिया के बीच में, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुराग श्रीवास्तव साहब का कहना ये है कि बॉर्डर मैनेजमेंट जो है मीन्स भारत ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबली बॉर्डर मैनेजमेंट करता है भारत। LAC के अंदर की साइड, भारत की साइड जो भी चीज़ें होती है, मीन्स जो भी चीज़ें होती है तो भारत की साइड ही होती है, हम किसी की टेरिटरी में एंटर नहीं होते हैं। वो यहाँ पर आए हैं और एक्शन जो है वो, ये चाइना ने राइट आंकड़ा जो है वो सामने नहीं रखा है। फिर एक कोमोडोर C उदय भास्कर हैं, कई बार आपने इनके इंटरव्यूज़ या फिर टीवी पर देखते होंगे, DD न्यूज़ में डिस्कशन में कई बार आते रहते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं। आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में इनके आर्टिकल्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर फेस ऑफ हुआ है ये एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी ये बताया कि दोनों देशों को मैक्सिमम रिस्ट्रेंट रखना चाहिए। USA भी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। रिकवरी रेट भारत का पहुंच गया है 52.46, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में डिस्कशन हुई। नरेंद्र मोदी साहब और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।